Hello everyone, in this video we will try to understand next section, that is section number 100 of the Bharatiya Nyaya Samhita 2023. Title is culpable homicide, किसी भी व्यक्ति को जान से मार देना. This is what culpable homicide is generally mean. चैप्टर 6 हमारे यहीं से स्टार्ट हो जाता है. टाइटल एज ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कोई भी ऐसा अपराध जो इंसानी शरीर को क्षति पहुंचाता हो, चोट पहुंचाता हो, उससे संबंधित जितने भी ऑफेंसेस है सारे इस चैप्टर में कवर अप हो जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला सेक्शन ही हमारा स्टार्ट होता है कल्पेबल होमिसाइड से. कल्पेबल होमिसाइड का मतलब मैंने बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति को जान से मारना. अब इसका प्रोविजन क्या कहता है? हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की जान लेता है इस इच्छा से कि वो उसकी जान लेने वाला है, यानी कि उस व्यक्ति को पता है कि उसका ये एक्ट जो भी वो अब करने जा रहा है उससे किसी ना किसी की जान जाएगी, इस चीज़ के बारे में उस व्यक्ति को पता है, और स्टिल वो एक्ट करता है और उस एक्ट की वजह से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसका एक्ट ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और उस ऑफेंस को हम कहेंगे कल्पेबल होमिसाइड. ठीक है, तो whoever causes death by doing any act with the intention of causing death, कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे किसी की मृत्यु हो सकती है और उसे इस चीज़ के बारे में पता भी है तब भी वो करता है, या फिर और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर वो किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार क्षति पहुंचाता है, इस प्रकार चोट पहुंचाता है कि उस चोट से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब भी वो कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा. या फिर और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या फिर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसको पता है ये चीज़ कि किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, तब भी वो करता है, तो भी ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा. ऐसी परिस्थिति में अगर इनमें से 3 एक्ट यहाँ पे मेंशन है, तीन चीज़ें मेंशन है, अगर इन तीनों में से अगर वो कोई भी करता है, कोई सा भी चीज़ करता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसने कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस कमिट किया है, that he has committed the offense of culpable homicide. कौन कौन सा एक्ट करता है? या तो cause death by doing any act with intention of causing death, सबसे पहला. दूसरा with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, दूसरा. एंड तीसरा with the knowledge that he is likely by such act to cause death. अब यहाँ पर इंटेंशन है सबसे पहले में. इंटेंशन बेसिकली मीन्स कि उसको इस चीज़ का पता है कि सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, और वहीं पर तीसरे में नॉलेज है, यानी कि उसको इस चीज़ की जानकारी है. इंटेंशन इरादा, नॉलेज जानकारी, दोनों में फ़र्क होता है. इंटेंशन, मान लीजिए आपने चाकू से किसी व्यक्ति को मारा, ठीक है, किसी व्यक्ति को नाइफ का यूज़ करते हुए आपने मारा, यहाँ पर आपका इरादा था उसे मारने का. वहीं पर आपने किसी व्यक्ति को 10th फ्लोर से धक्का दे दिया, ये व्यक्ति गिर रहा है, ठीक है, पुश कर दिया. यहाँ पर नॉलेज है, यहाँ पर नॉलेज इस चीज़ की कि जब ये ज़मीन से टकराएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी. उसने यहाँ पे धक्का दिया है ना, वो ये तो नहीं कह सकता कि मैंने सिर्फ धक्का दिया था, तो इस चीज़ की तो जानकारी होगी कि धक्का देने पे अगर कोई 10वीं मंजिल से गिरता है तो उसकी नीचे जाके मृत्यु हो जाती है. सो दिस इज़ नॉलेज. चाकू से उसने उसके पेट में प्रहार किया, उसने अटैक किया, दिस इज़ इंटेंशन. सो ये चीज़ ये कह रहा है, ठीक है. तो ये तीनों में से कोई भी एक्ट अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो उसका एक्ट ऑफेंस माना जाएगा. ऑफेंस कौन सा? कल्पेबल होमिसाइड का. कोई भी व्यक्ति इंटेंशन से किसी की मृत्यु करता है तब, या फिर कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे सामने वाले को इस प्रकार की क्षति पहुंचे कि उसकी मृत्यु हो जाए, तब भी, या फिर कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें उसको जानकारी है कि उस एक्ट से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, तो ये तीनों ही एक्ट माने जाएंगे कल्पेबल होमिसाइड के. इसके बाद अब आ जाते हैं इलस्ट्रेशन, देखते हैं इसके. इलस्ट्रेशन मीन्स उदाहरण, ठीक है, समझने के लिए. वॉट इट इलस्ट्रेशन ए इज सेइंग, ए लेज स्टिक एंड टफ ओवर अ पिट. ए क्या करता है, ये समतल जमीन है, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत गहरा गड्ढा कर देता है
दिस इज पिट एंड इसके ऊपर स्टिक लगा के, स्टिक एंड टर्फ इज घास, ठीक है, स्टिक और टर्फ लगा के इसको ऐसा प्रिटेंड कर देता है कि मान लो ये फ्लैट ही है, मतलब ये चलने का ही पाथ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए है, किस लिए, किसी भी पर्पज से, अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज से, किसी भी उद्देश्य से कि कोई भी उसमें गिरे उसकी मृत्यु हो जाए। यहाँ पर डिसाइडेड नहीं है कि कौन सा व्यक्ति उसमें गिरेगा। मान लीजिए ए भी, बी भी गिर सकता है, सी भी गिर सकता है, डी भी गिर सकता है, ई भी गिर सकता है, ए को किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई सा भी गिर जाए। वहीं पर जब हम मर्डर का पढ़ेंगे तो उसमें हमें पता होता है कि कौन सा स्पेसिफिक पर्सन मरने वाला है। तो ये भी डिफरेंस होता है कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में से, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो गड्ढा करता है उसको फिर ऊपर से कवर कर देता है, ये प्रिटेंड करने के लिए कि गड्ढा नहीं है, ताकि कोई उस पर चले, गिरे, और इसके नीचे उसने लगा दिए कांटे, ठीक है, कि उसमें गिरे और उसकी मृत्यु हो जाए। तो ये कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन क्या कहता है। ए लेज स्टिक एंड टफ ओवर अ पिट, ए ने स्टिक और टफ लगा दिया एक गड्ढे के ऊपर, विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग डेथ, कि इस इरादे से कि कोई व्यक्ति उसमें गिरकर मर जाए, और विद द नॉलेज दैट डेथ इज लाइकली टू बी देयर बाय कॉज, और या फिर इस इरादे से कि उसमें कोई गिर के मर जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर इस नॉलेज से, इस जानकारी से कि हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर उस गड्ढे में गिरे तो उसकी मृत्यु हो जाए। उसके बाद Z बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, Z को लगता है, Z यहाँ से गुजरने वाला, Z को लगता है कि ये ज़मीन जो है ये टाइट है, सपाट है, फ्लैट है, ट्रेड्स ऑन इट, उस पे, उस पथ पे चल देता है, फॉल्स इन एंड इज किल, इसी के अंदर गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ए जिसने गड्ढा किया था हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो ए ने क्या किया, एक ऑफेंस किया है। कौन सा ऑफेंस, ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड में बेसिकली एक इंसान की मृत्यु हो रही है। नाउ वी हैव इलस्ट्रेशन बी। ए नोज Z टू बी बिहाइंड अ बुश, ए को पता है कि Z झाड़ियों के पीछे है, बी डज नॉट नो इट, लेकिन बी को नहीं पता है। ए ये हो गया, ये हो गया झाड़ी, और यहाँ पे है Z, ये हो गया बी। अब ए को पता है, ए नोज, बी डोंट। A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush. A जानबूझकर इस इरादे से या इस जानकारी से कि Z की मृत्यु हो जाए, B को कहता है, B को इन्फ्लुएंस करता है कि तुम झाड़ियों पे गोली चला दो, इस झाड़ियों पे, ठीक है। B को नहीं पता कि झाड़ी के पीछे Z है, ठीक है। बी फायर्स एंड किल्स Z, बी फायर करता है और गोली झाड़ी से होते हुए Z को लग जाती है, जिससे Z की मृत्यु हो जाती है। Z किल्ड। हियर B मे बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, यहाँ पर B की कोई गलती नहीं है, नॉट गिल्टी। वहीं पर हियर ऑल्दो A was doing an unlawful act, he was not guilty of, सॉरी नीचे आ गया ना, यहाँ पे देना here B may be guilty of no offense, कि यहाँ पर B भले ही हो सकता है कि not guilty हो उस offense के लिए, but A has committed the offense of culpable homicide, वहीं पर A ने offense commit कर दिया है the offense of culpable homicide. This is what illustration B is trying to say. Now we will see illustration C. A by shooting at a fowl with intent to kill and steal it. A एक पंछी पे गोली चलाता है, ठीक है, फायर करता है। फाउल एक प्रकार का बर्ड है, तो उस पर गोली चलाता है इस इरादे से कि उसको मारा जा सके और उसको चुराया जा सके। अब उसी के प्रोसीजर के दौरान उसकी गोली बी को लग जाती है, जिससे बी की मृत्यु हो जाती है। बी वहीं पे झाड़ियों के पीछे था, ठीक है, हु इज़ बिहाइंड अ बुश।
और झाड़ी के आगे वो पंछी थी, वो बर्ड था, उस बर्ड पे गोली चलाता है ए, और उस बर्ड को ना लग के झाड़ी के पीछे वो बी बैठा था उसको लग जाता है। यहाँ पर ए नॉट नोइंग दैट ही वॉज देयर, यहाँ पर ए को नहीं पता है कि झाड़ी के पीछे कोई बैठा था। हेयर ऑल्दो ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, तो यहाँ पर ए भले ही उस पंछी को मार के गलत एक्ट कर रहा था, एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था, लेकिन ही वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, लेकिन वो कल्पेबल होमिसाइड का गिल्टी दोषी नहीं पाया जाएगा, नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे कोई इंसान बैठा है। एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी, और उसका इरादा नहीं था बी को मारने का, और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज डेथ, और ना ही उसे इस चीज़ का पता था कि उसका जो एक्ट है उस एक्ट से सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि झाड़ी के पीछे भी कोई बैठा है। अगर उसे पता होता तो क्या पता वो गोली नहीं चलाता, ठीक है। वो तो बस पंछी को मार रहा था और उसको चोरी कर रहा था। हो सकता है उसकी सिचुएशन गरीबी की रही हो तो उसके लिए कुछ कर रहा हो, और उसे नहीं पता था झाड़ी के पीछे कोई है, उसने चला दी गोली, और झाड़ी के पीछे कोई छुप के बैठा था, पहले से कोई दूसरा चोर बैठा था तो उसको गोली लग गई तो मर गया। तो ऐसे में ए का इरादा थोड़ी था उसको मारने का, लेकिन वो मर गया। तो यहाँ पर ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी नहीं माना जाएगा। दिस इज व्हाट इलस्ट्रेशन सी इज ट्राइंग टू से। Then we have explanation 1. What explanation 1 is saying? A person who causes bodily injury to another person who is laboring under a disorder. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है, शारीरिक क्षति पहुंचाता है, जो पहले से ही किसी बीमारी से जूझ रहा था, किसी बीमारी से, किसी डिसऑर्डर से, किसी डिजीज से, या फिर किसी भी बॉडीली इन्फर्मिटी से, शरीर में कमी त्रुटि की वजह से वो ऑलरेडी जूझ रहा था, एंड देयर बाय एक्सीलेट द डेथ ऑफ दैट अदर। वहीं पर एक व्यक्ति के द्वारा उसे मारने से उसकी जो मृत्यु है वो तुरंत हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में शैल बी डीम टू हैव कॉज हिज डेथ। तो ये मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति ए है जिसने बी को मात्र बॉडीली इंजरी दी थी, जिससे उसकी ये तो पहली बीमार था, ठीक है, ये पहली बीमार था, और इसके मारने से इसकी डेथ हो जाती है। तो ए इस बात का एडवांटेज नहीं ले सकता कि मैं अगर नहीं भी मारता तो बी की तबीयत पहले से ख़राब थी, वो अगले हफ्ते ऐसे भी मर जाना था, ठीक है, तो मेरे गुस्से की वजह से मैंने उसे मार दिया, उसकी मृत्यु एक हफ्ते पहले हो गई, तो मैं तो दोषी नहीं हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ का डाउट वो, इस चीज़ का बेनिफिट वो नहीं ले सकता। दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग, कि भले ही वो बीमार हो, भले ही उसमें 2 थप्पड़ खाने की शक्ति ना हो, लेकिन अगर आपके एक थप्पड़ मारने से वो उसकी मृत्यु होती है, उसका जो भी डिसऑर्डर, डिजीज़ या बॉडीली इन्फर्मिटी है वो एक्सेलरेट होती है, यानी कि बढ़ जाती है, तो आप उसके मृत्यु के जवाबदेही बनेंगे और आपको ही दोषी माना जाएगा। दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज सेइंग, ठीक है। मान लो यहाँ पर ए था और यहाँ पर बी एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी उम्र 72 ईयर्स है, जिसको ऑलरेडी बीपी शुगर इशू है, ठीक है, जिसकी जो मेडिकेशन पे अभी है। ए बी को एक पंच मार देता है, 1 पंच रोड पे। उस पंच को खाने से, अब किसी नॉर्मल पर्सन को एक पंच मारेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहीं पे बी की सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल थी, बी को पंच लगते ही बी वहीं पे मर जाता है। तो ऐसे में इसको कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाएगा और ए जो है कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी होगा। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 1 इज ट्राइंग टू से, कि भले ही आपने उसको शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, कम ही पहुंचाई हो, लेकिन अगर आपके शारीरिक क्षति पहुंचाने से उसका डिसऑर्डर, उसका डिजीज़ या फिर उसके बॉडीली इन्फर्मिटी को एक्सेलरेशन मिल जाता है, जो कि कारण बन जाता है उसकी मृत्यु का, तो फिर आपको कल्पेबल होमिसाइड के अंदर पनिश किया जाएगा। देन वी हैव एक्सप्लेनेशन 2, where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented.
ये कह रहे हैं कि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बॉडीली इंजरी पहुंचाई, शारीरिक क्षति पहुंचाई। अब शारीरिक क्षति पहुंचाने के बाद हुआ ये कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन हॉस्पिटल काफ़ी दूर था। हॉस्पिटल अगर पास में होता तो उस व्यक्ति की जान बच सकती थी। तो इस चीज़ का बेनिफिट एक्यूज या फिर कन्विक्टेड पर्सन, स्पेशली एक्यूज नहीं ले सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि इसको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं मिली इसलिए मर गया। उस सिचुएशन में पड़ने का कारण ही ए था। तो ठीक है, ट्रैक मी आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा डाइवर्टेड हो गया, नीचे किसी ने बेल बजाया इसके लिए, लेकिन वी विल कंटिन्यू। और सेक्शन एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट उस केस में नहीं ले सकते कि उसको प्रॉपर रेमेडी नहीं मिली इसलिए हो उसकी, या फिर स्किलफुल ट्रीटमेंट उसकी नहीं हुई इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। अदरवाइज अगर उसकी प्रॉपर रेमेडी या फिर ट्रीटमेंट हुआ होता तो वो बच सकता था। इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते। उसके उस सिचुएशन में पड़ने का कारण, उसके सिचुएशन क्रिटिकल होने का कारण हम बने हैं, ए बना है, तो ऐसी परिस्थिति में ए इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकता। ठीक है, एक सेकंड, कॉपीराइट आ जाएगा मेरे इस पे। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा डाइवर्टेड हो रहा है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। एक्सप्लेनेशन 2 यही कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर इस चीज़ का बेनिफिट लेना चाहे कि उसने किसी को बॉडीली क्षति पहुंचाई है, शारीरिक क्षति पहुंचाई है, और सामने वाला व्यक्ति ट्रीटमेंट मिलने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले सकते कि उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली, सफिशिएंट ट्रीटमेंट नहीं मिली। ठीक है, तो ये चीज़ एक्सप्लेनेशन 2 से कह रहा है कि अगर उसको भले ही ट्रीटमेंट ना मिली हो, भले ही ट्रीटमेंट मिलने से वो बच जाता, लेकिन उसके उस सिचुएशन का कारण तो आप हैं। अगर ऐसी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है तो टोटली लायबल आप होंगे। दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन 2 इज ट्राइंग टू से। ठीक है, सो वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, जहाँ पर मृत्यु होती है शारीरिक क्षति से, द पर्सन हु कॉजेज सच बॉडीली इंजरी, जहाँ पर उस व्यक्ति ने, जिसने भी क्षति पहुंचाई है उस शरीर को, दूसरे व्यक्ति के शरीर को, शैल बी डीम टू हैव कॉज द डेथ, ये मान लिया जाएगा कि उसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की, दूसरे व्यक्ति की मृत्यु की है। ऑल्दो बाय रिस्टोरिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड, भले ही प्रॉपर रेमेडी या फिर ट्रीटमेंट मिलने पे उस मृत्यु को बचाया जा सकता था, इससे फर्क नहीं पड़ता उसको ट्रीटमेंट मिली या नहीं मिली, अच्छा ट्रीटमेंट मिला या नहीं मिला, अगर वो मर गया लायबल आप हैं। This is explanation 2 is trying to say. Now we have explanation 3. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide. अगर किसी बच्चे की, जो कि एक माता जी के पेट में है, उसकी अगर मृत्यु कर दी जाती है तो उसको कल्पेबल होमिसाइड में काउंट नहीं किया जाएगा। उसके लिए स्पेशल सेक्शन था, स्पेशली उसी से रिलेटेड सेक्शन हम ऑलरेडी कवर अप करके आए हैं, तो उसको इसमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए एडिशनल पनिशमेंट्स हैं, तो आप उसके थ्रू देखिए, इसमें उसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इस पे लोड ज़्यादा है। तो ये एक्सप्लेनेशन 3 क्लैरिफाई कर देता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी बच्चे की मृत्यु जो कि एक माँ के गर्भ में है, तो उसको इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। बट इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ ए लिविंग चाइल्ड, लेकिन इसको मान लिया जाएगा कल्पेबल होमिसाइड उस बच्चे की मृत्यु का अगर इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्राउट फॉर, कि अगर उस बच्चे का कोई भी अंग बाहर आ गया हो और वो बच्चा जीवित हो, ऐसी परिस्थिति में उसको अगर मारे तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में काउंट किया जाएगा। ठीक है, सो बट इट में अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्राउट फॉर, though the child may not have breath or been completely born, भले ही बच्चा सांस ना ले रहा हो
या पूर्ण रूप से पैदा ना हुआ हो, लेकिन उसका कोई अंग बाहर था और वैसी परिस्थिति में उसके बच्चे की मृत्यु कर दी गई है, उसको मार दिया गया है, तो फिर ये कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अगर गर्भ कक्ष में ही किसी बच्चे को अगर मार दिया जाता है तो उसके लिए ऊपर वाले सेक्शन जो है उसमें उसका प्रोविज़न दिया गया है, उसको इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो बच्चा थोड़ा भी बाहर था, उसका कोई भी अंग बाहर था पैदा होते टाइम, और ऐसी परिस्थिति में उसको मारा गया, तो फिर ये कल्पेबल होमिसाइड में काउंट किया जाएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चा सांस ले रहा था या पूर्ण रूप से बाहर आ गया था या नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कोई भी ऐसा किया को उसके अंग के साथ कि उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर कल्पेबल होमिसाइड में इंक्लूड किया जाएगा। दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेनेशन 3 इज ट्राइंग टू से। नाउ यही था इसमें बेसिकली। अब इसको रीड आउट करके इसको क्लोजर दे देते हैं। ठीक है, okay, so what section 100 says? Section 100 is all about culpable homicide. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, or with the knowledge that he is likely by such act to cause death, commits the offense of culpable homicide. Then we have illustration. Illustration A says, A lays sticks and turf over a pit with the intention of thereby causing death, or with the knowledge that death is likely to be thereby caused. Z, believing the ground to be firm, treads on it, falls in and is killed. A has committed the offense of culpable homicide. Illustration B, A knows Z to be behind a bush, B does not know it, A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at the bush, B fires and kills Z. Here B may be guilty of no offense, but A has committed the offense of culpable homicide. Then we have clause C, A by shooting at a fowl with intent to kill and still it kills B who is behind a bush. A not knowing that he was there. Here although A was doing an unlawful act, he was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B, or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. Then we have explanation 1. A person who causes bodily injury to another who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of that other shall be deemed to have caused his death. Explanation 2. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented. Explanation 3. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. This was section 100 of the भारतीय न्याय संहिता. इसी के साथ हमारे 100 सेक्शन कंप्लीट हो गए. एंड इनकेस कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल गिव माई बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. इसी के अलावा 4 से 5 बार इस सेक्शन को आप पढ़िए, तब जाके समझ में आएगा. जो भी बहुत डिफिकल्ट लगे इस सेक्शन में उसको रीड आउट कीजिए, तब क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी. We will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye and thank you.